नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा के बीच से जाकर आज राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया है। राहुल गांधी ने सूरत जिले के आदिवासी इलाके में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वो राजकोट में भी रैली कर रहे हैं। लेकिन राहुल ने जहां सूरत के इस इलाके में रैली को संबोधित किया वो आदिवासी इलाका है और यहाँ कांग्रेस की जड़ें मजबूत रही हैं। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, आपको वनवासी कहते हैं। वो आपको हिंदुस्तान का पहला मालिक नहीं कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप जंगल में रहते हो। वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, आपके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाएं। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो और यहाँ पर भी नहीं रुकते। उसके बाद वो आपका जंगल छीनने का काम करते हैं। राहुल ने कहा कि अगर इनका काम चल गया तो 5 से 10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपति दोस्तों के हाथ में चला जाएगा। आपको रहने की जगह नहीं होगी। राहुल ने कहा कि आदिवासी का मतलब ये देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलना चाहिए, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाए। ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। राहुल गांधी ने गुजरात के सूरत जिले में आदिवासी इलाके में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और ये देश आपका है, था और रहेगा। इस देश में आपकी जमीन की रक्षा होगी। राहुल ने कहा कि हम आपके जल, जमीन, जंगल की रक्षा के लिए कानून लाए थे, लेकिन बीजेपी ने इनको लागू नहीं किया बल्कि कमजोर करते हैं। ये बस आपसे आपकी जमीन छीनते हैं। आपके सामने निर्णय है, कांग्रेस यानी आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है यानी वनवासी। राहुल ने कहा कि हम चाहते हैं जो आपका इतिहास है, जीने का तरीका है, उन सब की रक्षा हो। आजकल दुनिया में एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में हमारे आदिवासी नेताओं को इन सबसे ज़्यादा मालूम है और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज़ को सुनने का है, जो हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। गुजरात में आज राहुल गांधी ही नहीं, पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल और अमित शाह भी चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं। रविवार के बाद आज पीएम मोदी ने सोमवार को भी अपनी रैलियां जारी रखीं। इस दौरान उन्होंने पहले दिन में गुजरात के सुरेंद्रनगर, जम्बूसार में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी तीसरी रैली को नवसारी में संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया गया है वो सत्ता में वापस आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो उनके साथ चल रहे हैं जिन्होंने नर्मदा बांध परियोजना को 40 साल तक रोक के रखा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग राज्य में बना नमक खाकर भी गुजरात को गाली देते हैं। गुजरात देश के 80% नमक का उत्पादन करता है। पीएम मोदी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर के महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा है। इससे पहले उन्होंने मतदाताओं से नर्मदा प्रदर्शनकारियों को दंडित करने के लिए कहा। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के बयान पर एक रैली के दौरान पलटवार किया। पीएम मोदी ने उनके उस बयान पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को चुनाव में औकात दिखा देंगे। सुरेंद्रनगर में आयोजित रैली में पीएम मोदी ने हमेशा की तरह अपने ही अंदाज में कहा, जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे, अहंकार है ये भाइयों। आपको तो पता है राज परिवार से हैं, मैं तो एक सामान्य परिवार की संतान हूँ, मेरी कोई औकात नहीं थी। आपको मेरी औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सेवक हूँ, मैं तो सेवादार हूँ। सेवक की, सेवादार की कहीं औकात होती है क्या? इसके साथ ही उन्होंने अपने पुराने भाषण को फिर से दोहराते हुए कहा कि अरे आपने मुझे नीच कहा, नीची जाति का कहा, मौत का सौदागर कहा, गंदी नाली का कीड़ा कहा। आपको जो कहना था वो कहा। आपको हमारी औकात बताने की जरूरत है क्या? हमारी कोई औकात नहीं थी। मेहरबानी करके विकास के मुद्दों की चर्चा करो। गुजरात को विकसित गुजरात बनाने के लिए मैदान में आओ। गुजरात में हुए मोरबी हादसे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस हादसे को भारी त्रासदी कहा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है और इसके लिए एक साप्ताहिक निगरानी की आवश्यकता है ताकि जिस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और जो दोषी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए मामला आगे बढ़े। गुजरात हाईकोर्ट ने खुद ही स्वतः संज्ञान ले लिया है, वरना हम ये नोटिस जारी करते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मोरबी पुल के ढहने में मामले में हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि स्वतः संज्ञान लेते हुए नजर रखें। उनको नियमित निगरानी रखनी होगी ताकि उन्हें पता रहे कि जांच सही दिशा में जारी है और लापरवाही के दोषी व्यक्तियों पर जवाबदेही तय हो। सुप्रीम कोर्ट मोरबी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि मामले की जांच एक न्यायिक समिति करे जिसकी निगरानी का काम एक रिटायर्ड जज के हाथों में हो। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिलने पर भी ध्यान रखने को कहा। बता दें, मोरबी में 30 अक्टूबर को सस्पेंशन ब्रिज के गिरने से 132 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद सामने आया कि पुल को बिना हेल्थ सर्टिफिकेट मिले ही आम लोगों के लिए खोल दिया गया था।
शिवसेना नेता संजय राउत ने अब राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी दोस्त की तरह जुड़ते रहते हैं। राउत ने कहा कि बीजेपी में भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब मैं जेल में था तो वो खुश थे। ये मुगल काल की राजनीति है। वहीं सत्य हिंदी के आशुतोष की बात कार्यक्रम के दौरान संजय राउत से जब बीजेपी के प्रति नरम होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, हम महाविकास आघाड़ी के साथ ही बने रहेंगे, सभी संकट में एक साथ रहेंगे। कार्यक्रम में राउत ने राहुल के सावरकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर कहा कि राहुल को यह बयान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों के मन में सावरकर के प्रति श्रद्धा है। इसके साथ ही राउत ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है और सबसे अच्छा समर्थन महाराष्ट्र में मिला है। राउत ने कहा कि इससे मुझे आशा की किरण दिख रही है। राहुल को कल तक लोग बदनाम कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, इससे लोगों को लग रहा है कि उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। लोगों के मन में विश्वास निर्माण करने की स्थिति भारत जोड़ो यात्रा ने बनाई है। राउत ने इसके साथ ही उन सारे कयासों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर दरार पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि हम 2024 में मिलकर लड़ेंगे और चमत्कार हो सकता है। सत्य हिंदी के कार्यक्रम आशुतोष की बात में जेल में रहने को लेकर सवाल का जवाब देते हुए शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार हमने महाराष्ट्र में बनाई थी, तभी से मेरे खिलाफ और मेरे साथियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। राउत ने कहा कि एक एजेंसी झूठे केस बनाकर 100 दिन से अधिक दिनों तक जेल में रखती है, और ये न्याय व्यवस्था, ये लोकतंत्र अगर होगा तो इस देश को देश कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हजारों लोग आज देश से भाग रहे हैं, उनको यहाँ नहीं रहना है। कुछ साल पहले जब कुछ अभिनेता ने कहा था ये देश हमें छोड़ना चाहिए, तो हम लोगों ने आलोचना की थी। ये शाहरुख खान ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आमिर खान ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्या ये देशभक्ति नहीं है? लेकिन उनका डर क्या था, ये मुझे समझ आया जब मैं 100 दिन से अधिक जेल में रहा। किस जुर्म में मुझे जेल में बंद किया गया मुझे मालूम नहीं। अगर एक राज्यसभा सांसद को ऐसे जेल में रखा जाता है तो आम इंसान का क्या होगा? संजय राउत ने कहा कि मुझे सबक सिखाने के लिए जेल में अंडा सेल में रखा गया था। बीजेपी एक के बाद एक स्टिंग जारी कर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी और टिकट के लिए पैसे लेने वाला बताने की कोशिश कर रही है। एक हफ्ते के अंदर ऐसा तीसरा स्टिंग जारी किया गया है। बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया था कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए टिकट बेचे हैं। बीजेपी ने आज भी आप नेता बिंदु श्रीराम द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप नेता बिंदु रोहिणी डी से टिकट मांग रही थी, उनसे टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए। स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी ने आपके कई बड़े नेताओं पर इस भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोध की बात करती थी, पर आज पूरी पार्टी उगाही करने में लगी है। इसके साथ ही दिल्ली के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने लिखा, स्टिंग से स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ निगम की टिकट ही नहीं, इन्होंने विधानसभा की टिकट भी बेची थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की ओर से जारी किए जा रहे स्टिंग वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने स्टिंग ऑपरेशन पर कहा कि बीजेपी हर रोज एक नई नौटंकी लेकर आती है। कभी कहती है कि शराब घोटाला हुआ, उसकी जांच हो गई, शराब घोटाले में कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने कहा कि बस घोटाला हुआ, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा कि सड़कों में घोटाला हुआ, उसमें कुछ नहीं मिला। अभी 4 दिन पहले भी इन्होंने कहा था कि कोई टिकट घोटाला हुआ, उसकी भी जांच हो गई, उसमें तो ये जांच कर लें। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज अभियुक्त आफताब का नार्को टेस्ट नहीं कराया गया। फॉरेंसिक साइंस लैब ने सोमवार को बताया है कि आज श्रद्धा मर्डर केस के अभियुक्त आफताब का नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा। समाचार एजेंसी ANI ने इस बारे में जानकारी दी। FSL के सह निदेशक डॉक्टर संजीव गुप्ता ने कहा, आज नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है। दिल्ली पुलिस का अनुरोध आ चुका है और हमारी निदेशक के भी आदेश इसको जल्द कराने के हैं। हमारी टीम 3 दिन से इस पर काम कर रही है। नार्को टेस्ट करने से पहले कुछ मापदंड होते हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक शख्स ने अपनी पूर्व प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद उसके शव के 6 टुकड़े कर उन्हें कुएं और तालाब में फेंक दिया। मुख्य अभियुक्त का नाम प्रिंस यादव है। पुलिस ने शनिवार को एक एनकाउंटर के दौरान उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक अवैध असलहा बरामद किया गया है। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि 16 नवंबर को एक अज्ञात युवती का शव कुएं में मिला था। उसका सिर नहीं था और बाकी शरीर के अंगों को भी काटा गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई थी और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती की हत्या का पता तब चला जब स्थानीय लोगों ने कुएं के भीतर मानव अंग पड़े हुए देखे। उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचित किया। युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में था। युवती का नाम आराधना था और वो आजमगढ़ जिले के इशाकपुर गाँव में रहती थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रिंस यादव ने पूछताछ में अपना गुनाह स्वीकार किया है। यादव ने बताया कि उसका युवती के साथ 2 साल से प्रेम संबंध था। युवती की इस साल फरवरी में शादी हुई थी और उस वक्त प्रिंस यादव विदेश में था।
युवती की शादी होने के बाद से ही वो बेहद नाराज था और उसने इस घटना को अंजाम दिया। बिहार के वैशाली जिले में रविवार रात को हुए एक बड़े हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग सड़क के किनारे एक पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तभी तेज रफ्तार एक ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा रात 9 बजे हुआ। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैशाली जिले में हुए सड़क हादसे को लेकर दुख जताया और घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को पटना रेफर कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में बीते रविवार हुए सड़क हादसे पर संवेदना जताते हुए मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इंडोनेशिया में सोमवार दोपहर को आए जबरदस्त भूकंप से अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये भूकंप इंडोनेशिया के पश्चिमी द्वीप जावा में आया है। स्थानीय अफसरों का कहना है कि भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई जगहों पर जमीन दरक गई है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र पश्चिमी जावा का सियांजुर क्षेत्र था और इसका असर राजधानी जकार्ता तक महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 थी। सियांजुर और जकार्ता में भूकंप के झटकों से लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।